शूद्राज में और अनटचेबल्स में बाबा साहब अम्बेडकर पहले बैरिस्टर, इनफैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर पहले इकोनॉमिक्स के पहले डॉक्टरेट भी इंडिया के पहले डॉक्टरेट है। आज 26 जून है, साहू जी महाराज की आज जयंती है। वो साहू जी महाराज जो शिवाजी के वंशज थे और जिन्होंने बाबा साहब को द मुक नायक अखबार शुरुआत करने में मदद की और उन्होंने कहा था कि भारत को एक शानदार और देश का सबसे बड़ा नेता मिल गया है। वही बाबा साहब ने जो कहा था द वॉल ऑफ डेमोक्रेसी, जातीय जनगणना और आरक्षण का कंसेप्ट साहू जी महाराज ने दिया 1902 में। 28 जून एक और ऐतिहासिक दिन है। डॉक्टर अंबेडकर का इनरोलमेंट होता है बैरिस्टर के तौर पे लंदन में। सोचिए, बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री बने और उन्होंने जिनको अटॉर्नी जनरल बनाया था उनकी पोती की कल गिरफ्तारी हुई है गुजरात से। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ऐतिहासिक तथ्य है जिस पर बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम हैं और उसी कॉलेज से जहाँ से बाबा साहब ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी, क्या नाम हुआ? ग्रेज। एडवोकेट ऋषि राज सिंह। मैं ग्रेज इन से स्टूडेंट मेंबर हूँ। ग्रेज इन का बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी कर रहे हैं पढ़ाई। यस। तो सोचिए, ये जो भी नेशनल दस्तक के दर्शक है पूरी दुनिया में, उनके लिए खास होगा। और ये कोशिश नितिन मेश्राम साहब की है, तो मैं इनको शुक्रिया भी कह रहा हूँ नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से। और तमाम नेशनल दस्तक के ग्लोबल जो दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए, घर घर तक पहुँचाइए, क्योंकि आज के समय में ये वीडियो बहुत अहम है। क्योंकि जब संविधान खतरे में है तो आपको हर घर से एक बैरिस्टर बनाना होगा। मेश्राम साहब, शुक्रिया इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताने के लिए और इस तारीख को फिर से मतलब ज़िंदा करने के लिए कि 28 जून वो ऐतिहासिक दिन है। कैसे देखते हैं आज के हालात के और बाबा साहब के उस समय के हालात के? आज ज़्यादा कठिन हो गया है हमारे समाज के लिए वकील और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनना कॉलेजियम सिस्टम की वजह से? कठिन तो हुआ है, कठिन बहुत ज़्यादा हुआ है, बट उतना कठिन नहीं है जितना बाबा साहब के समय में था। बाबा साहब के समय में बहुत ज़्यादा कठिन था और बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन समाज के पहले बैरिस्टर थे। अच्छा, पूरे बहुजन समाज के SC ST जो शूद्र और अछूत का कंसेप्ट था उसमें कोई बैरिस्टर ही नहीं था। में भी, इवन ओबीसी वही में, शूद्राज। हाँ, शूद्राज में और अनटचेबल्स में बाबा साहब अम्बेडकर पहले बैरिस्टर। इनफैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर पहले इकोनॉमिक्स के पहले डॉक्टरेट भी इंडिया के पहले डॉक्टरेट है। वो इकोनॉमिक्स में भी PhD सारे समुदाय में, पूरे देश के सारे समुदाय में इकोनॉमिक्स के पहले PhD। मतलब वहाँ से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से? नहीं, पूरे किसी भी स्कूल से, किसी भी स्कूल से पहले इकोनॉमिक्स के PhD है बाबा साहब। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब वापिस आए तो 1920 में शाहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के जो रियल डिसेंडेंट है, शाहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को कोल्हापुर के मानपुर में एक सभा बुलाकर डिक्लेयर किया कि ये देश के नेता है। ठीक है। और उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर मुकनायक भी बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब मुकनायक बनाने के लिए शाहू जी महाराज ने डोनेशन भी दिया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर और लंदन गए। अच्छा, वो आ गए थे 1920 में, फिर साहू जी महाराज ने फिर कहा कि और जाके इसको कंप्लीट कीजिए पढ़ाई को। और बाबा साहब अम्बेडकर अपनी रुकी हुई पढ़ाई, पर्टिकुलरली बैरिस्टर्स बनना था बाबा साहब को, तो वो पढ़ने के लिए और दोबारा गए। और आज मतलब 28 तारीख को जो वेडनेसडे था उस समय, वेडनेसडे 28 जून 1922 को बाबा साहब अम्बेडकर को ग्रेजिन ने अपना ऑफिशियली बैरिस्टर का डिक्लेयर किया। उनको दैट इज़ कॉल्ड कॉलिंग इनटू बार, राइट ऋषि? कॉल टू द बार। उनको जो है कॉल टू द बार हुआ उस दिन। उनको ऑफिशियली डिग्री मिली, ऑफिशियली सनद जिसे कहते हैं वो मिली। उनका डेट ऑफ एनरोलमेंट हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर उस दिन बैरिस्टर बने। दैट्स अ बिग थिंग। और आप अच्छा, वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की शुरुआत की? नहीं, क्योंकि उस समय तमाम लोग कहते हैं ये बैरिस्टरी की पढ़ाई करके आए थे, ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई। तो बाबा साहब वहाँ जब उन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री मिल गई तो वहाँ भी उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया, फिर भारत आके उन्होंने? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर उसके तुरंत बाद इंडिया आए और बॉम्बे हाई कोर्ट में उस समय एनरोलमेंट हुआ करता था, तो एक अलग से एनरोलमेंट करना पड़ता था। आप बैरिस्टर की डिग्री लेकर आइए और फिर यहाँ से या इस हाई कोर्ट में एनरोलमेंट कीजिए और फिर यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ से आए और बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया।
जिसमें टिस्टा सेटलवाड के ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं एडिशनल जज थे, चिमनलाल सेटलवाड। चिमनलाल सेटलवाड जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के बहिष्कृत हितकारिणी सभा है उसके प्रेसिडेंट थे। और उन्हीं को इन्होंने अटॉर्नी जनरल बनाया पहला जब वो कानून भी मंत्री एक बड़ा किस्सा है, वो भी एक बड़ा किस्सा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जो सदस्य थे वो चिमनलाल सेटलवाड थे, कई पारसी थे, बहुत रिनाउंड लोग थे। और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने तुरंत आने के बाद महाड़ का सत्याग्रह किया। वो उसके बाद जब महाड़ का सत्याग्रह किया तो महाड़ के सत्याग्रह में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर ने की जो बैरिस्टर से संबंधित है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कही कि द सैंक्शन ऑफ लॉ शैल इमैनेट फ्रॉम द पीपल एंड नॉट फ्रॉम द रिलीजन। जो सैंक्शन ऑफ लॉ है, लॉ की जो एक मान्यता है वो जनता से आनी चाहिए, धर्म से नहीं आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन उस समय ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग, तो आज तो मुश्किल है किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष में किसी सवर्ण समाज को खड़ा होना। अंग्रेज का सरकार था और बाबा साहब अम्बेडकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय की इकोनॉमिक्स में पहले PhD थे, सेकेंडली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े थे और उससे भी इम्पोर्टेंट वो कोलंबिया से पढ़ कर आए थे। तो मतलब यूरोप एंड अमेरिका बहुत अच्छा, बहुत कुछ बड़े केस ऐसे जो बाबा साहब ने जीते हो भारत में जो आप जानते हो? बाबा साहब अम्बेडकर की 2-4 इम्पॉर्टेंट केसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर पर्टिकुलरली कोकन में देशस्थ ब्राह्मण और कोकणस्थ ब्राह्मणों का एक मंदिर के ट्रस्ट को लेकर झगड़ा हुआ। उस ट्रस्ट में कोकणस्थ ब्राह्मणों का कहना था कि ये ट्रस्ट कोकणस्थ ब्राह्मणों का है और वो कोकन में है, उसकी वजह से इसमें देशस्थ ब्राह्मण उनका कब्जा नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर देशस्थ ब्राह्मणों के वकील थे बॉम्बे हाई कोर्ट में और उन्होंने केस जीता देशस्थ ब्राह्मणों के लिए। अच्छा, दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर जो जिसके ऊपर बयान आया था पर्टिकुलरली दो बहुत प्रोग्रेसिव लोग महाराष्ट्र में हुए हैं, पर्टिकुलरली जो धोंडो माधव कर्वे जो है उनसे संबंधित जो केस है उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी, उसको हटाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। और जो देशाचे दुश्मन नाम का किताब है जो सत्यशोधक समाज के जो बड़े नेता हुआ करते थे उनकी किताब के ऊपर सैंक्शंस लगाता तो बाबा साहब अम्बेडकर उनके वकील थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर वकील थे। सुप्रीम कोर्ट में देश के जितने बड़े बड़े जमींदार हैं, क्योंकि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी एक आर्टिकल था 19(1)(f), उसके वो सब सर्वाइविंग आर्टिकल था उस समय। अभी वो 300A में कैपिटल A में डाला गया है। तो अब उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जमींदारों के वकील सुप्रीम कोर्ट में थे और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट किया कि दैट यू कैन नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल विदाउट गिविंग देम द कंपेंसेशन। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे वो, नहीं, जमींदारों का नहीं, इंडिया आज़ाद हो गया था उसके बाद में, बट उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आर्गूमेंट किया था। एक केस मैं बता रहा हूँ आपको, घासी महाराज, आप सब जानते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो। इम्पोर्टेंट केस है घासी महाराज ये वाला जो ना? है घासीदास महाराज जो मतलब छत्तीसगढ़ के सतनामी जो सतनामी को फांसी होने वाली थी, हुई थी बट उसका हाई कोर्ट नागपुर हुआ करता था। जो अपेलेट हाई कोर्ट था, अपील जो होती थी वो नागपुर हाई कोर्ट में थी। वो एरिया जहाँ पे हुआ था उसको नागपुर के जुरिस्डिक्शन में आता था। तो सतनामी जो सेक्ट है जो दलित समुदाय से है उसके सबसे बड़े जो नेता थे उनके हाँ उसको फांसी हुई थी। तो उसकी अपील आर्ग्यू करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर हाई कोर्ट आए थे और उन्होंने 2 मिनट के आर्गूमेंट में केस जीत लिया था। अच्छा, एक और मतलब है कि जो हैदराबाद में जो आपका जो औरंगाबाद वाला जो कॉलेज है मिलिंद कॉलेज, तो निज़ामों के केस भी उन्होंने अंग्रेजों से जीते और निज़ामों की सत्ता। नॉट ओनली दैट, आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के 3 घर है दिल्ली में, 3 घर है। लोगों को सिर्फ 2 घर, एक ही घर मालूम है, बट सुप्रीम कोर्ट के जस्ट बाजू में बाबा साहब अम्बेडकर का घर है जहाँ से संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो आज वहाँ पे पोलैंड का एम्बेसडर रहता है। उसको उसमें जो है वो जमींदार ने बाबा साहब अम्बेडकर को दिया वाला घर था। बाबा साहब उनके वकील। फी ऐसी छोटी मोटी नहीं थी फी उनकी। कितनी फी थी उस समय बाबा साहब की? मुझे लगता है पूरा घर की कीमत पकड़ लीजिए।
मतलब 5 लाख उस समय वो वैसा एक एनेक्डोट है, ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए 2-2 महीने का तारीख लेना पड़ता था। सिर्फ मिलने के लिए बाबा मिलने साहब के से। लिए 2-2 महीने का तारीख लेना पड़ता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर को एक ये बनी, आज के कपिल सिब्बल टाइप के लोग कुछ भी नहीं है बाबा साहब के। अरे नहीं, सच में नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत महंगे वकील थे, और आप देखेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज वकालत के अच्छा, वो बदले पे अंग्रेजों के खिलाफ केस मतलब अंग्रेज सत्ता में थे, अंग्रेज जज थे और अंग्रेजों के खिलाफ भी केस लड़ते थे और जीत जाते थे। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जितने भी कोर्ट के केसेस में मैंने देखा है अपीयर हुए हैं, उसमें आर्गुमेंट उनका रिकॉर्ड हुआ है उनके नाम के साथ में। इतने फेमस वकील थे उस लेकिन समय। शुरुआत में जब मुंबई आए होंगे तो जाति तो आ गया होगा उनके साथ कि कैसे वकील बन जाएगा, ये कैसे प्रैक्टिस करेगा। एक्चुअली बाबा साहब बहुत आर्टिकुलेटेड आदमी थे, बहुत स्किलफुल आदमी थे। उन्होंने कुछ वकीलों को अपने साथ में रखा था जो अपील करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में आते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को रेगुलर ब्रीफिंग करते थे, जिसमें एक एडवोकेट थे कोल्हापुर से, तो वो रेगुलर बाबा साहब अम्बेडकर को ब्रीफिंग करते थे। और इतना ही नहीं, तो प्रोग्रेसिव साइड से भी जो है और बिजनेस साइड से भी बाबा साहब अम्बेडकर के पास ब्रीफिंग थे। बाबा साहब बैरिस्टर थे, तो ही वॉज ए आर्ग्यूइंग काउंसिल। अभी जो कहते हैं जैसे सिब्बल है, जैसे मुकुल रोहतगी है, वैसे बाबा साहब अम्बेडकर सॉलिसिटर नहीं थे। सॉलिसिटर का क्या काम होता है? केस फाइल करना। बाबा साहब वॉज ए बैरिस्टर, उनका क्या काम होता है? आर्ग्यू करना। ही वॉज एन आर्ग्यूइंग काउंसिल, ठीक है। तो आर्ग्यूइंग काउंसिल बहुत बड़ी बात होती है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो एनेक्डोट मैं बताता हूँ, ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब मिल नहीं रहे थे, मतलब उनका 2-2 महीने का लगता है कि 2-2 महीना उनकी डेट नहीं मिलती है, तो समंदर के किनारे, क्योंकि उनका घर समंदर के किनारे था, तो समंदर के किनारे वो वॉक करने जाते थे। तो जब वो वॉक करने गए तो एक जो बिज़नेस कम्युनिटी का जो लिटिगेंट था, वो बाबा साहब के समंदर के किनारे पकड़ लिया उनको। तो बाबा साहब ने उनको कहा कि ठीक है, आप थोड़ी देर में घर आ जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका केस लड़ा, तो वो बंदे ने बॉक्स भर के पैसा दिया था उनको। सोचिए, और अब आपको ग्रेज इन ले चलते हैं जहाँ से उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। कैसा है कैंपस और कैसे सोचते हैं आप वहाँ बाबा साहब के बारे में? तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस बार बिकॉज कोविड की वजह से ऑलमोस्ट सबका कैलेंडर 6 महीना पीछे चला गया है। सो आई गेस उसके गुड इफेक्ट्स भी हैं, बैड इफेक्ट्स भी हैं। द बैड इफेक्ट इज़, पहले मैं बुरे इस खबर पे पहले आता हूँ। द बैड इफेक्ट इज़ के एवरीबडी डज नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टू ग्रेज इन, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन है, विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द गुड एस्पेक्ट ऑफ इट। बिकॉज आप अपने घर पे बैठे हैं, आप अडोबी कनेक्ट या माइक्रोसॉफ्ट टीम से कनेक्ट करके आप अपने सारे लेक्चर्स वहाँ पे आप सुन सकते हैं। ग्रेज इन, जैसे कि लंदन में 4 बेसिकली इन्स हैं। कोई भी व्यक्ति वहाँ पे बैरिस्टर की डिग्री लेने, वहाँ पे लॉ की डिग्री लेने के बाद वहाँ पे बैरिस्टर बनने के देखिए 2 रास्ते हैं। एक तो ट्रेडिशनल रास्ता है कि आप अपनी प्राइमरी और हायर एजुकेशन ख़त्म करके आप कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री लीजिए, उसके बाद 1 साल का GDL, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ। तो वहाँ पे लोग कभी कभी मजाक में उसको GD हेल भी बोलते हैं, बिकॉज वो 3 साल की पढ़ाई बेसिकली 1 साल में उसको कंडेंस कर दिया जाता है। फिर GDL करने के बाद आपको बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो कि वहाँ की रेगुलेटिंग बॉडी है, बैरिस्टर्स को जो रेगुलेट करती है, बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड का आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। नाउ या तो आप ये करें, या तो आप लॉ में ही ग्रेजुएट करें, फिर आपको GDL नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्टली जो है बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। दोनों ही रास्तों से आप बैरिस्टर बनते हैं। वहाँ पे बैरिस्टर और सॉलिसिटर 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। सॉलिसिटर, जैसे कि अभी सर ने बताया, उनका मेन काम होता है क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना, ब्रीफ्स को ड्राफ्ट करना, फाइलिंग करना, और बैरिस्टर को भी ब्रीफिंग करना बिफोर द केस। उनका कॉन्सेप्ट ये है, और वहाँ पे सॉलिसिटर्स जो हैं वो कोर्ट्स में अपीयर नहीं हो सकते, और बैरिस्टर्स डायरेक्टली क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं कर सकते। हाउएवर ये कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे, ये जो लाइन, डिवाइडिंग लाइन है, बाबा साहब ने क्या किया था? वो 1 साल वाला जो कोर्स है। बाबा साहब वो सीधे बैरिस्टर थे। उन्होंने लॉ की डिग्री उनकी इंडिया में भी थी। उन्होंने सीधे बैरिस्टर की डिग्री ली थी, विच मीन्स ही हैड द लाइसेंस टू गेट ऑडियंस इन कोर्ट्स, ही हैड द लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि जो इंग्लैंड का बार है और जो वेल्स का बार है, उन दोनों को बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड कंट्रोल करता है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे इंग्लैंड, लाइक बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड अगर किसी ने पास किया, तो वो इंग्लैंड में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो वेल्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ, क्योंकि वो इंडिया से लॉ कर चुके हैं। अगर आप एक तरीके से वहाँ पे लाइक अ ब्रिज कोर्स, जो कि उनका बार ट्रांसफ़र टेस्ट है। बाबा साहब ने बार ट्रांसफ़र टेस्ट नहीं लिखा था, उनके ज़माने में दूसरा एग्ज़ाम था।
अगर आप बार ट्रांसफर टेस्ट लिखते हैं तो आप डायरेक्टली आप एक साथ 3 कंट्रीज़ में लॉ प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं. सो डेफिनेटली बाबा साहब, क्योंकि इंडिया में तो वो क्वालिफाइड थे ही थे, साथ साथ आप ये मान लीजिए वो 2 और कंट्री में लॉ प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाइड थे. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिसिटर एंड बैरिस्टर. बैरिस्टर ऑब्वियसली कोर्ट्स में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी जाते हैं. ग्रेज हिंद में कोई उनकी मूर्ति लोग कैसे याद करते हैं? ग्रेज इन आप में वहाँ के स्टूडेंट हैं? यस, ग्रेज इन में केवल उनकी मूर्ति ही नहीं, अभी कुछ महीने पहले पूरा एक सेक्शन, पूरा एक रूम उनकी हिस्ट्री को, उनकी लेगेसी को डेडिकेट किया गया था. उसमें हमारे समाज से काफ़ी जो दिग्गज लोग हैं, जो पॉपुलर लोग हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई थी. तो ग्रेज इन, अभी भी आप ग्रेज इन के अगर ऑफिशियल चैनल पे या ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के देख लें, या उनकी किसी भी इवेंट को अगर आप फॉलो कीजिए ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, रेगुलरली उनके यहाँ इवेंट्स होते रहते हैं और आपको पीछे बहुत फ्रीक्वेंटली बाबा साहब का वो जो बैरिस्टर, जिसमें एकदम स्मार्ट तरीके से शार्पली ड्रेस्ड ब्लैक एंड वाइट में जो उनका पोर्ट्रेट है, वहाँ पे वो आपको अक्सर मिल जाएगा. इस बार भी 28 जून को ग्रेज इन में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है भारतीय मूल के लोगों ने. मुझे इनविटेशन भी है उसमें, कई इस बार प्रोग्राम हो रहा है ग्रेज इन में. अभी 3 दिन पहले मुझे लंदन से एक मैसेज आया था, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही बस देखा. मैंने कहा कौन लंदन जा रहा है, कहाँ खर्चा है. हैं तो ये ऐतिहासिक तथ्य बताएं, क्या लगता है आज के समाज, आज के समय में बहुजनों को वकील की पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए? 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ. वैसे तो ग्रेज़ इन मैं भी गया हूँ, और जब मैं पिछली बार लंदन गया था तो मैं ग्रेज़ इन गया था. और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से स्पेशल सेक्शन वहाँ पे अभी उन्होंने बनाया है, अम्बेडकर रूम के नाम से. ठीक है, तो ग्रेज़ इन में? ग्रेज़ इन में मतलब देखिए, बताइए, लाखों करोड़ों स्टूडेंट पढ़े होंगे, लाखों स्टूडेंट, लेकिन बाबा साहब कैसे अपनी छाप छोड़ते थे. चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, या ग्रेज इन हो, या फिर भारत की तो बात ही नहीं है. तो ग्रेज़ इन मतलब एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है. जैसे हरीश साल्वे अभी वहाँ शिफ्ट हुए हैं लंदन, तो वो ग्रेज़ इन के मेंबर है. हाँ, वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से स्पेशल सेक्शन है. तो जो अभी मेंबर हैं ये. बाबा साहब के हरीश नाम. साल्वे ऑल्सो बिलोंग्स टू ऐसे शेड्यूल कास्ट. लोग कहते हैं कि उनके पिताजी शेड्यूल कास्ट से कन्वर्ट क्रिश्चियन है. तो बट मैं 3-4 चीज़ें बाबा साहब के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब इकोनॉमिस्ट थे, बट उन्होंने अपने इकोनॉमी का प्रोफेशन नहीं किया. मैं एक लाइन जोड़ दूं. डॉक्टर अंबेडकर ने द वैल्यू ऑफ रूपी का पर पीएचडी की थी. इंग्लैंड को, अंग्रेज सरकार को बहुत नागवार गुजरा था, उनकी पीएचडी रोक दी गई, लेकिन बाबा साहब ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और उसी के बाद उसी थेसिस पर आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया उनका थेसिस है. तो वैल्यू ऑफ रूपी उसको शॉर्ट टर्म में लोग कहते हैं, हाँ थी. पैसे का महत्व. यस. तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहे तो इकोनॉमिस्ट बन सकते थे इंडिया में आके. उन्होंने इनफैक्ट उन्होंने सिडनम कॉलेज जो है वो इंडिया का नंबर 1 इकोनॉमिक्स का कॉलेज हुआ करता था उस समय. आप जाएंगे, चर्च गेट पे लोकेटेड है. वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, पढ़ाने आए. हाँ. प्रोफेसर थे. बट बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको कंटिन्यू नहीं किया. व्हेन ही ऑब्टेन्ड द बैरिस्टर्स रिकग्निशन, तो वो इंडिया में आए और उन्होंने बैरिस्टर्स बन के आगे बढ़े. तो इसीलिए महाड़ का सत्याग्रह किया. वो हमारे लीगल राइट्स का सत्याग्रह है, क्योंकि वहाँ जो है उस समय की जो लेजिस्लेचर है उसने ये ऑर्डर पास किया था कि एवरी सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी विल हैव एक्सेस टू दी वाटर. तो वो एक्सरसाइज बाबा साहब अम्बेडकर ने किया. उसको लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना के कोर्ट में उनके खिलाफ केसेस हुई, उसको भी उन्होंने खुद आर्ग्यू नहीं किया, दूसरे से डील करवाया. ठीक है. और फिर आप देखेंगे कि महाड़ का सत्याग्रह के बाद उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया. मनुस्मृति का दहन क्या है? मनुस्मृति क्या है? इट्स अ कोडिफाइड लॉ ऑफ हिंदूज. उसका दहन किया. जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है दुनिया का, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया. और वो सिर्फ 1927 में नहीं किया, उन्होंने 1950 में संविधान लिख के किया. दैट्स समथिंग वेरी सीरियस, बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये बड़ा एक टॉपिक है कि बहुजनों को ज़्यादा संख्या में कानून की पढ़ाई करनी बाबा साहब अम्बेडकर जब फर्स्ट ओबीसी कमीशन बना था काका कलेरकर का, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को एविडेंस देने के लिए बुलाया गया था. उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को सवाल पूछा गया था कि आप कहते हैं कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी, तो प्रोग्रेस सोसाइटी क्या होती है? आपकी नज़र में जो एडवांस सोसाइटी है वो सोसाइटी क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस सोसाइटी में 10 बैरिस्टर हैं, मतलब वकील हैं, 20
डॉक्टर है और 30 इंजीनियर है। उस सोसाइटी को मैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एडवांस सोसाइटी मानता हूँ। 10 बैरिस्टर की कल्पना कर रहे थे वो एक सोसाइटी में, और मतलब डॉक्टर इंजीनियर से बड़ा बड़ा मसला यस है। यस 30 इंजीनियर हो जाए, 20 डॉक्टर हो जाए, कम से कम बैरिस्टर 10 हो। मैं ये पहले सुनता था कि 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 बैरिस्टर्स, ये गलत है। मैं सुप्रीम कोर्ट का अशोक कुमार ठाकुर जजमेंट पढ़ा जिसमें ये रिकॉर्ड में आया है। उन्होंने बाबा साहब का एविडेंस लिखा है जजमेंट में, और उसमें उन्होंने कहा है कि 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर्स एंड 30 इंजीनियर्स, जिस सोसाइटी में उसको मैं एडवांस मानता हूँ। और आप उनका पूरा करियर देखिए, 1935 का जो एक्ट बना वो बाबा साहब अम्बेडकर की उसके ऊपर छाप है। 1935 के एक्ट जिसके आधार पर भारत का, इंडिया का संविधान बना। और इंडिया का संविधान क्या है? तो इंडिया का संविधान इज एन इमेंसिपेशन, डिक्लेरेशन ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ पीपल थ्रू लॉ। जो होस्टेज करके रखे गए थे लोग, जिनको एंस्लेव करके रखा गया था हिंदू सोशल सिस्टम ने, उसके इमेंसिपेशन का डिक्लेरेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर नहीं बनते तो शायद ये संभव नहीं होता। सो बाबा साहब अम्बेडकर को डेवलप एन इंसाइट कि इन लोगों का हमें आज़ादी कैसे करना है, वो बैरिस्टर बन के किए। अदरवाइज़ वो फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट थे। और आपको पता है कि जो आरबीआई हमारे सामने है, आरबीआई जो है उसका फाउंडेशन बाबा साहब अम्बेडकर के कंसेप्ट पर है। तो वो ही कुड हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट इन आवर कंट्री, वर्ल्ड में उनका रिकग्निशन होता, बट उसको उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। बैरिस्टर के प्रोफेशन को कंटिन्यू किया और पॉलिटिक्स में गए। तो इसीलिए उतना ही नहीं, आप देखेंगे जैसे छोटी छोटी चीज़ें आप कॉन्स्टिट्यूशन में जब देखते हैं तो उनका बैरिस्टर होना कितना बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये आपको समझ में आता है। चलिए, हम लोग इस सीरीज को एक शुरुआत करेंगे आज से, और डॉक्टर अम्बेडकर के तमाम वो तारीख जो इतिहास में दर्ज है, उन पर बाबा साहब का क्या योगदान है और कैसे उन्होंने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव छोड़ा, उसको बदला। अब आप याद कर लीजिए कि 28 जून जो है वो बाबा साहब को बैरिस्टर की डिग्री मिली थी। बहुजन समाज आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नदारद है, और शायद इसी वजह से आपके खिलाफ सारे फैसले वहीं से आते हैं। दिल्ली में एक बड़ा फंक्शन हमने 28 तारीख को रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ILI नाम का इंस्टीट्यूट है, वहाँ 10 बजे से 5 बजे तक एक फंक्शन है। उसमें कई सारे जजेस, कई सारे इसी 28 जून इसी 28 जून को। चलिए, तो बधाई दीजिए देश को। हाँ, वहाँ दिल्ली में है। बट मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि देश के जितने भी कोर्ट हैं, वो सारे कोर्ट्स में बाबा साहब अम्बेडकर का इस ओकेजन का सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि वो बैरिस्टर नहीं बनते तो शायद संविधान नहीं लिखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 28 जून को अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जो सभागार है ILO, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में 28 जून को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ शामिल होइए। मैं कल भी एक वीडियो डालूंगा इस पर। और 28 जून वो ऐतिहासिक दिन है जब बाबा साहब बैरिस्टर बने, और वहीं से बहुजनों की मुक्ति का मार्ग खुला। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।